जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स का महामैराथन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 11th और 12th क्लास के सारे चैप्टर्स। सो वेलकम टू उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो ये पहली स्लाइड है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में ही है और जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? द पोजिशन वेक्टर विल बी, इफ यू सी, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 हमें दिया हुआ है। तो यानी कि x कोऑर्डिनेट ये है इसका, y कोऑर्डिनेट ये है और आपका z कोऑर्डिनेट क्या है आपका 5 है। तो इस तरह से आपको पता है कि यूनिट वेक्टर्स आपके एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्शन किसी भी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे क्या इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 5 टू पॉइंट 3, 4, 5, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता है, ठीक है, इसका थोड़ा कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। चलो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है। वी हैव फाइनल वेक्टर, द पोजीशन ऑफ फाइनल बॉडी इज दिस 3, 4, 5 एंड इनिशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सी। द आंसर विल बी सिंपली सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द एक्सप्रेशन 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, सिंपल है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये वाला आपको बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि दो वेक्टर, यू आर गिवन टू वेक्टर्स एंड दे आर सेइंग कि द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आप डॉट करके जीरो कर देना। इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर तो इसका क्या करोगे आप? क्रॉस करोगे। यू नो डूइंग क्रॉस कैसे करते हैं? ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड होता है आपका आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? लैम्डा की। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपल मेथड पता है कि हम कैसे इसको करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो वेक्टर राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैक नंबर इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका आंसर? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेरी गुड, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डोज गिवन टू अ पेशेंट। कौन से पेशेंट्स को दिया जाता है ये? किस तरह के पेशेंट्स को दी जाती है न्यूक्लियर डोज बताइए? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो बताइए, इसका आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल थ्योरेटिकल। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने ही पड़ेंगे और उनको लर्न करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन p प्लस a अपॉन v स्क्वायर और आपका v माइनस b इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट द यूनिट ऑफ AR। किस तरह से करते हैं? ये किसका क्वेश्चन है? यूनिट एंड डायमेंशन का। आप सिंपल यहाँ पे देखोगे कि आपका ये जो a अपॉन v स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें ये जो v है ये क्या चीज है बताइए? यहाँ पे ये चीज है वॉल्यूम। ठीक है, ये है वॉल्यूम। p क्या है? प्रेशर है। p क्या है? प्रेशर। वॉल्यूम अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? अच्छा, प्रेशर की बात करूं मैं तो प्रेशर क्या होगा आपका? फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा। अभी आपको ऑप्शन में डाइन दिया हुआ है, तो यानी कि कौन सा सिस्टम होगा? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, तो यहाँ पे फोर्स का क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर दिया हुआ है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। तो आपको डायमेंशन में पता है कि डायमेंशनली सेम टाइप के डायमेंशन ही सेम टाइप के डायमेंशन से ऐड होते हैं, या सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से ऐड होती है। इसका मतलब जो डायमेंशन इसके हैं वही डायमेंशन किसके होंगे? होने चाहिए। यानी कि जो डायमेंशन प्रेशर के हैं, यानी कि डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो किसके बराबर होना चाहिए? A अपॉन V स्क्वायर। और V स्क्वायर क्या हो गया? बोलो, सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का होता क्या है? क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 कैसे हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। ये तो देखो वॉल्यूम, ये V है, V पे स्क्वायर है, तो V का कितना होगा? क्यूब। और क्यूब हो गया तो स्क्वायर हो गया उसका, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ लेके जाइए,
बताइए क्या ए का डायमेंशन कितने होंगे? सेंटीमीटर ये ऊपर चला जाएगा या यहाँ से काट लो, कितना होगा इसका आंसर? क्लियर है बात? इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको किसी भी क्वांटिटी को आपको कोई भी ए बी सी आपको नंबर से ऐड करने के लिए बोलेगा। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी से ही ऐड होती है तो उनके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट, अ मैन गोज, ठीक है, इस तरह के आते होंगे आप लोगों को। अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ सिंपल। 10 मीटर्स कहाँ गया ये? नॉर्थ। और उसके बाद 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट। बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? या तो आप देखो पाइथागोरस लगाइए। अगर ये इस क्वेश्चन में ये ना पूछ के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए बोल देता तो क्या करते? बताइए। फाइनल वेक्टर क्या है? ये क्या है? ये आई कैप। और ये क्या है? जे कैप। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे? फाइनल माइनस ये हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको वर्ड्स में पूछा, यानी आपको वैल्यू पूछी हुई है, तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग? ये हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ही करना है। और जब आपके पास दो वेक्टर्स का एडिशन होता है तो हमेशा क्या करते हो आप? मॉड क्या करते हो? सिंपल मॉड ए स्क्वायर। नॉर्मली दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, ये एडिशन ही तो है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यही होता है। अब ये कब नहीं आएगा बताओ? ये कब नहीं आएगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो आपको ये पता है आई कैप, जे कैप और के कैप ऑल आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे आई और जे के बीच में 90 है, सीधा मैंने मॉड कर दिया। तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल आप मॉड कर दो। एडिशन बोले, रिजल्टेंट बोले, कुछ भी बोले, हमेशा आप क्या करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आई जे के है तो। अदरवाइज कोई दूसरा एंगल है तो आप आगे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स। कैसे होगा बताओ ये? शॉर्टकट मेथड, हम शॉर्टकट की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलिए बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दो पहले मेरे को। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी? टोटल। भाई इससे क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। ठीक है, क्या पूछेगा वो? यही पूछेगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे ये जो ऊपर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, वहां पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल और एक होता है इक्वल टाइम इंटरवल। यानी आपको बोल रहा है ए से बी और बी से दो इंटरवल हो गए, तो कभी आपको डिस्टेंस सेम देगा, कभी आपको टाइम सेम देगा। यहाँ पे देखो, अगर डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस इक्वल है, इस वाले क्वेश्चन में बताओ क्या इक्वल है? टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है? ध्यान से पढ़ो, ए से बी गया इतनी स्पीड से और फिर बी से ए आया, यानी कि डिस्टेंस बराबर नहीं है, रिटर्न जर्नी है भाई उसकी। ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आया, तो क्या बराबर है? डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो ध्यान से रखना, इसका आंसर जो है सिंपल, ये इसका आंसर है डायरेक्ट। और अगर टाइम आपको बोलेगा कि उसका वन मतलब हाफ टाइम में इतना स्पीड है और नेक्स्ट हाफ टाइम में इतना स्पीड है, यानी टाइम बराबर है, तो अगर टी इक्वल है तब क्या होगा? तो प्लीज अब तुम्हें रटना है रटो, याद करना है कर लो, पर इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे इक्वल डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ रहा है तो सीधा 2v1 v2, तो आपको v1 v2 दे रखे हैं। नॉर्मल मेथड से करोगे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन क्या होगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि समय सेम है, वक्त आपका जो टाइम है वो सेम है, तो सीधा v1 प्लस v2 बाय 2 कर देना मीन। ठीक है, और अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या करोगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? ये कितना हो गया? 50। ये हो गया। ठीक है,
तो लंबे मेथड से आप इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर, ये तो आते होंगे आपको इस तरह के। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इतना 10 मीटर इन 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, अभी समझाया था मैंने। यस, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेमी सर्कल में बताओ जरा, आर रेडियस है, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, गलत बोल रहे हो यार। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट में आपको ये देखना होता है कि बॉडी कहां थी और कहां पहुंची। अगर स्पीड होता तो बोलते तुम, कहां है आर्यन, हाँ अगर स्पीड बोलता तो पाई आर ले लेते, ठीक है ना। वेलोसिटी में क्या करते हैं हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन। अगर मैं बोलूं एक बॉडी यहाँ पे थी और वापस यहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन किया है इसमें अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो क्या होता, यस 0। ए से बी गया, बी से ए आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी तो पूछा है। टाइम कितना है और वो था कितना, कितना हो गया, यस क्लियर है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, अगर इसी में एवरेज स्पीड बोलता तो क्या करते फिर, पाई आर हो जाता, पाई आर अपॉन 5, ये आंसर होता, ठीक है। चलिए आगे बताइए, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। चलो आप आंसर देख के बता सकते हो इसका, बताओ तुरंत बताओ फटाफट आंसर। यस v1 प्लस v2/2, टाइम सेम हो गया ना, बस ये देखना जरा। हाँ हाँ मेरी एक्टिंग कर ले बेटा, तू ही बोल रहा है। चलो आगे करें, कोई नहीं, जब पेपर में सवाल आएगा ना तब तुम्हें खुशी होगी ज्यादा। ये किसको समझ में नहीं आया, क्लियर है ना, ये टाइम बराबर है तो v1 प्लस v2/2 कर देना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताइए। चलो इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। आपको टाइम पूछ रहा है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, आपको दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको v मिलेगा इज इक्वल्स टू क्या कर देना, 0 कर देना, यू विल गेट t। यही तो करोगे। बताना जरा कितनी आई वेलोसिटी, बोलिए वेलोसिटी। ये t की वैल्यू 2 नहीं, इज इक्वल्स टू 0 रखोगे ना पहले। आपको ये पूछे, देखो सवाल क्या पूछा, थोड़ा घुमा दिया इसने। ये कह रहा है द टाइम इन सेकंड्स एट व्हिच पार्टिकल अटेन 0 वेलोसिटी, तो आपने डिफरेंशिएट करके v, इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल अटेन्स 0 एक्सेलरेशन, तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट, हाँ थर्ड टाइम डिफरेंशिएट, पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बताइए सब लोग, t हट जाएगा यहां से, कितना आ जाएगा, ठीक है। इसी में एक से भी पूछ सकता है वो। चलिए आगे देखें, ये देखो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला, यस ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतना इतना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, अगर 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या होंगी, सबट्रैक्ट, लिख लो सबट्रैक्ट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड। इसको तुम याद ऐसे रख सकते हो कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमारे सामने से ट्रक आता है तो हमें लगता है वो इट इज मूविंग मोर फास्टर, जबकि वो इतना फास्ट नहीं चलता है। तो वो किस वजह से होता है, रिलेटिव वेलोसिटी सुना है आप लोगों ने, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है। और जब हम सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, सपोज मान लो मैं 5 मीटर से चल रही हूँ और दूसरा इंसान भी मेरे साथ 5 से चल रहा है, तो मुझे कैसे दिखेगा वो, 5 से या 0, रेस्ट पे दिखेगा, है नहीं बताओ। अगर मैं दौड़ रही हूँ और मेरे बगल में भी कोई सेम स्पीड से दौड़ रहा है तो मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे होगा या मोशन में, रेस्ट पे होगा, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होगी, सेम। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता है, तो याद रखना। तो बताना जरा क्या करोगे यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये कितना है, 2 ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग, 2 ट्रेनों की लंबाई 50-50 है, तो टोटल कितना हो गया 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 100 अपॉन स्पीड, क्या लोगे, स्पीड ऐड करोगे या माइनस करोगे, ऑपोजिट है भाई, ऐड करोगे कितना हो गया
कितना हो जाएगा? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बताइए, आगे बताओ। A body is projected upward with velocity 100 मीटर पर सेकेंड. It will strike the ground after. किसी को याद है टाइम ऑफ लाइट 2u/g? याद है 2u/g? और ऊपर जाने का टाइम u/g. मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल में या मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा. अगर टाइम ऑफ लाइट आपको 12 दे रखी है तो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? 6 सेकेंड. नीचे आने का टाइम 6 सेकेंड. तो यहां से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लिखो 2u/g. कभी आपको u दिया होगा, कभी आपको t दिया होगा. ठीक है, निकाल लोगे यहां से, कितना आएगा बताओ? कितना हो गया? ठीक है, चलिए आगे बताइए. ये वाला बताओ चलो. 2 stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building. आप ये जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है. वो किस पे डिपेंड करता है? अर्थ पे. और अर्थ का मास कांस्टेंट होता है, इसीलिए जी क्या होता है? कांस्टेंट. क्या जी हमेशा कांस्टेंट होता है? नहीं. जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं जी डिक्रीज करता है, जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो भी जी डिक्रीज करता है, और अर्थ के रोटेशन से भी जी चेंज होता है. ठीक है, अगर अर्थ स्टॉप हो जाए रोटेट करना तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलो आगे देखते हैं. हाँ तो बताओ ये कितना हो, क्या होगा इसका आंसर? सी हो जाएगा. ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता, सब एक साथ नीचे गिरेंगे. चलिए आगे बताइए. 3 particles A, B, C are thrown from the top of a tower with same speed. ठीक है, A is thrown up, B is thrown down and C is horizontally. They hit the ground with speed VA, VB, VC. चलो इसका आंसर बता दो कोई, क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो क्या बोल रहा है वो. एक तो पहली बात वो सेम स्पीड से फेंके गए. आपको बोल रहा है ए थ्रोन अप, यानी ए को हमने सीधा वर्टिकली ऊपर फेंका है, तो और बी को हमने क्या किया? बिल्कुल डाउनवर्ड फेंका है नीचे. ठीक है, और जो सी है उसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है. हॉरिजॉन्टली माने ऐसे, तो वो नीचे जाएगा. सी होगा, सी होगा. देखो बी को हमने डायरेक्टली कैसे फेंका है? नीचे, यानी सबसे पहले कौन जाएगा? बी जाएगा. ए को कैसे फेंका था हमने? ऊपर, यानी वो टाइम लेगा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, है या ना? ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या होगा? सी, हॉरिजॉन्टली. ठीक है, चलिए तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड. ये तो बहुत बार कर चुके हो भाई, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए. बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए. कांस्टेंट स्पीड है. मुझे एक बात बताओ, अगर एक बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है? तो इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? डेफिनेटली है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताइए. कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बार बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन नहीं बदल रही है, पर सर्कल में तो डायरेक्शन लगातार बदलती है, तो ए नहीं होगा. कांस्टेंट एन एक्सेलरेशन विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्या होगा इसका? बी होगा या सी होगा? एक्सेलरेशन विद वेरीज टाइम, ये तो नहीं होगा. क्या होगा इसका आंसर? क्लियर? ये बात ध्यान रखना, ये सर्कल वाले से पूछ ही रहे हैं हर दूसरे साल में. सर्कुलर पाथ पे अगर आपका कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला होगा ये बता दो? सेंट्रीपिटल. और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों होंगे, टेंजेंशियल भी होगा और सर्कुलर भी होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ अ रोड इन टेकिंग अ टर्न. क्या होगा इसका आंसर? बताओ. बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. लैक ऑफ, सवाल क्या है? A car is moving on a horizontal road may be thrown out of the road in taking a turn. ठीक है, आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा स्पीड में आते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं, तो क्या होता है? हमारी जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है और टर्न होता है तो हम बाहर को स्किट होते हैं और उसके बाद हम टर्न लेते हैं. तो कह रहा है उसका रीजन क्या है? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी तो नीचे को लग रही है,
ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, सर्कुलर में क्या कर रही है, घुमा रही है, तो क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कल ड्यूरिंग द मोशन इट्स, बोथ कंजर्व होंगे है। अब पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक सेकेंड, आपको ये पता है, पहली बात तो मुझे बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो तो है ही, उसके अलावा और क्या फॉर्मूला है आपका इसका, देखो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, मोमेंटम की बात कर रहा है। आपको याद है लीनियर में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो होती है, तो नेट फोर्स जीरो होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे एंगुलर में क्या होगा बताओ, एंगुलर एक्सीलरेशन की बात होगी। आपको बोल रहा है ओमेगा क्या है, बोलो, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जीरो होगा, जीरो हो गया। इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया, नेट टॉर्क जीरो हो गया। आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो टॉर्क क्या होगा, मास की जगह ए इंटू आई इंटू अल्फा, याद है मैंने आपको बताया था। रोटेशनल मोशन में आपका मास की जगह क्या यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह क्या यूज होता है, अल्फा। तो बताना जरा यहाँ पे क्या होगा, अगर नेट टॉर्क जीरो लग रहा है किसी भी सिस्टम पे, तो फिर क्या होगा उसका, कौन सा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। एनर्जी के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा इसका, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम पे डिपेंड करती है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। इसको इससे रिलेट कर लेना भाई, जिसने लीनियर मोशन अच्छे से पढ़ा है, रोटेशन मोशन में एनालॉजी मैंने क्लास में आपको नोट्स में करवाई है। आगे बताइए, टैकोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर, क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन, याद कर लेना इसको, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन है टैकोमीटर। नेक्स्ट बताइए, अ body is railed in a horizontal circle of radius 20 centimeter, it has angular velocity of इतना, what is the linear velocity, ये रिलेशन आपको बताया है, क्या है इसका रिलेशन, लिख लो इसे, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो वो दिया हुआ है, क्या होगा इसका आंसर, ये होगा। सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, आपको बहुत बार बोला यूनिट कन्वर्जन किया करो। तो आपका क्या हो गया, ये ओमेगा कितना दिया हुआ है 10, और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -2, तो या तो अपॉन 100 कर लो, क्या फर्क पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, सेम ही क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, एलिवेटर वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ये तो फेवरेट है एनडीए का, बताओ। जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, भारी, और जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं तो हल्का, सिंपल। तो यहाँ पे जनरली पता है क्या पूछता है, कभी नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता है, कभी बोलता है कि जो लिफ्ट है वो आदमी पे कितना वेट लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन, या जो आदमी है वो लिफ्ट पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है या वेट लगा रहा है, बस यही पूछता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, तो ये जो आदमी होता है इसके ऊपर जो ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाती है वो कितना होता है, रुक जाओ, ठीक है, ये होता है, यानी कि ऊपर जाते समय नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, हम भारी महसूस करते हैं। और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो कितना होता है, ठीक है। और अगर लिफ्ट टूट गई, मान लो अगर सडन रस्सी क्या हो गई, आपको बोलेगा रस्सी कट हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर रस्सी कट गई तो रस्सी का एक्सेलरेशन कितना, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी के बराबर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, तो नॉर्मल रिएक्शन 0। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, आंसर बताइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अ boy having a mass equal to 40 kg standing in an elevator, the force felt by the feet of the boy will be greatest when the elevator, कह रहा है कब सबसे ज्यादा, accelerates upward with an acceleration equal to 4 meter per second, ठीक है। नेक्स्ट है, if a force on a rocket having exhaust velocity 300 meter per second is
210 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल बताना है। कैसे करोगे इसको बताइए। आपके पास फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला? एक तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ये कब लगाते हो? जब ए क्या होता है, सॉरी ए नहीं यार, जब एम कांस्टेंट होता है, जब क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, याद है कहां से आया था? F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी से, और फिर P को क्या लिखते हो, एम वी, फिर क्या करते हो, वही प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो ये कब लगेगा, जब V क्या होगा, कांस्टेंट होगा और फ्यूल बर्न कर रहा होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपको ये निकालना है ना डीएम बाई डी टी, तो क्या होगा, F क्या है 210 अपॉन कितना होगा इसका आंसर? क्लियर है, क्लियर और नॉट? ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी फ्यूल बर्निंग वाला होगा आपको कभी भी बोलेगा कि जो फ्यूल है वो 30 kg पर सेकंड से बर्न हो रहा है, तो यानी क्या दे रखा है आपको, डीएम बाई डी दिया हुआ है। और अगर आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। चलिए आगे बढ़े, ये वाला बताओ। इफ अ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली, द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट, बताओ। अभी तो बताया मैंने, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लीज यार ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल नहीं है। चलिए आगे बताइए। A boy of 50 kg is in a lift moving downward with an acceleration of 9.8 meter per second. The apparent weight of the boy क्या हो जाएगा? Acceleration downward है उसका, वो भी 9.8 है, तो 0 नहीं हो जाएगा? आप a माइनस जी क्या है, वो g माइनस a कह रहे हो ना, तो g तो खुद 9.8 है और उसका a भी, तो 0 हो गया, हाँ है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला बताओ, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। A cold soft drink is kept on the balance, सोच के बताना। When the cap is open then the weight, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए। डिक्रीज करेगा, कैसे? इसका आंसर है ये, देखिए सुनो मेरी बात, जैसे ही जो कैप है वो ओपन होगी, ठीक है, तो जो आपका कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर क्या, लॉट ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, ठीक है, वो प्रेशर मारेंगी पहले, क्योंकि जब हम उसको रखेंगे और वो टेबल पे जैसे ही हम, तो नीचे उस पे क्या लगेगा, एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो फोर्स लगेगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले उसका वेट इंक्रीज करता है। थोड़ी देर के बाद, सुनो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपकी जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं वो कहाँ निकल जाएंगी, एस्केप हो जाएंगी, और जब वो एस्केप हो जाएंगी तो जो टोटल मास है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, क्या होगा बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम वेक्टर है, स्केलर है? अब बताओ, कह रहा है अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी, बताओ। सुनो, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी पढ़ा है आपने। मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है, जब नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और नेट फोर्स जब 0 होता है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये कह रहा है क्या कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे बताइए। अ रॉकेट कैन गो वर्टिकली अपवर्ड इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज क्या होगा इसका आंसर, यस, सिंपल है। तो आगे देखो, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड। जेट इंजन क्या करता है, जितनी गैसेस बाहर निकालेगा उतना ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ, यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत कर देना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। जो थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन, इट इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये वाला बताओ, चलो आता है ये क्वेश्चन तुम लोगों को, बताइए क्या करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमेशा कॉन्सेप्ट लगाना नेट फोर्स का, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या करना है देखो जरा, सिंपल, 5g 10g, ये लग रहा है इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। आपसे पूछा गया है सवाल में, सिंपल ए पूछा है,
जब भी ए पूछेगा हमेशा क्या करना है, बाहर वाली नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। बताना सिस्टम कहाँ जाएगा, इधर को, तो ये वाली फोर्स ज्यादा है तो क्या लिखोगे 10g माइनस 5g इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, सिंपल यहां से आंसर मिल जाएगा। कितना होगा ये, टेन बाय, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड बना देता वो तो ये पूछता कि स्प्रिंग में ये इसमें रस्सी का टेंशन बताओ, फिर कैसे करते, रस्सी की टेंशन बतानी है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या करोगे, बस किसी भी एक को ले लेना, क्योंकि ए तो आपको सबसे पहले ए ही निकालना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे टेंशन कहाँ लग रही है, यहाँ भी स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, पता है ना, क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, ऊपर जा रहा है सिस्टम तो t माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए आप निकाल चुके हो, g बाय 3 इंटू 5, यहाँ से t निकल जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या निकालोगे आप, a निकाल लेना, उसके बाद आपसे जो पूछोगा वो निकाल लेना, और हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ही बात होगी। नेक्स्ट वाला बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होता है, बॉडी आगे जाती है और फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे, तो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव या मे बी पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बताओ, व्हेन टू सरफेसेस आर कोटेड इन विद अ लुब्रिकेंट देन दे स्टिक टू ईच अदर, स्लाइड स्लाइड, ये हो जाएगा। आगे चलिए आगे बताइए, टू अवॉइड स्लिपिंग विद वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉलर स्टेप बिकॉज ऑफ, बताओ बताइए भाई आंसर, इसी तरह के सवाल आएंगे पेपर में, बताइए। पहले मुझे बताओ फ्रिक्शन का, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हमारे लिए आसानी होगी बर्फ में चलने के लिए, तो क्या आंसर होगा, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन। आगे बताइए, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, डायनेमिक होगा, स्टैटिक होगा, ये वाला कब लगता है, रुकी, जब बॉडी नहीं चलेगी, लिमिटिंग कब लगेगा, जस्ट बॉडी इज जस्ट टू मूव, ठीक है, ये वाला कब लगेगा, और डायनेमिक जब बॉडी मोशन में होगी, इसे काइनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, अगर काइनेटिक आएगा तो देख लेना, काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, ये बताइए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, सी होगा इसका आंसर। सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, उसके बाद रोलिंग, और उसके बाद काइनेटिक, तो क्या होगा इसका आंसर, ये वाला होगा, ठीक है। सबसे कम कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको नोट कर लेना। कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद स्पीड इतना, द डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप, क्या लगाओगे इसमें, न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड वाली, कार कैन बी स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, इनिशियल आपको दे रखी है ना, कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये बताओ, वर्क डन पता है ना आपको क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, क्या होगा इसका आंसर बताओ, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आई को आई से करो, जे को जे से करो, क्या होगा इसका आंसर, आंसर बिल्कुल देखते ही बताने चाहिए, 10 माइनस प्लस या माइनस प्लस, हाँ ठीक है। आगे बताइए, इट इज इजियर टू ड्रॉ अप अ वुडन ब्लॉक अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन देन इट टू हॉल इट वर्टिकली, प्रिंसिपली बिकॉज, कह रहा है वुडन ब्लॉक को वर्टिकली उठाने से अच्छा इंक्लाइंड पे उठाना ज्यादा आसान होता है, क्या रीजन है इसका, देखो जरा, ओनली अ पार्ट ऑफ द वेट हैज टू ओवरकम, आपको पता है ना इंक्लाइंड पे mg के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, mg ये कौन सा वाला होता है, कॉस, ये कॉस होता है और ये साइन होता है, ये क्या होता है mg, और ये होता है mg साइन थीटा, और ये क्या होता है mg cos थीटा, किसको बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन,
और ये क्या करता है, बॉडी को नीचे लेके आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये वाला बताओ, अरे कितनी बार तो पता है तुम्हें, बताओ क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? कौन सी? सी, मैग्नेटिक क्यों होगी भाई? फ्रिक्शन फोर्स है भाई, फ्रिक्शन फोर्स हीट लॉस करवाती है यार। कौन सी होगी? फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन, वर्क डन ऑन रेजिंग अ बॉक्स, उठाने के लिए, डिपेंड्स ऑन हाइट हो जाएगा। हाइट क्या हुआ? डिस्टेंस हो गया ना, फोर्स इंटू फोर्स क्या लगेगा इसमें, अगर बॉक्स को उठा रहे हो तो कौन सा वाला फोर्स लगेगा? मतलब हमारी, मैंने बॉक्स को ऊपर उठाया, मेरे अगेंस्ट कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का, mg। इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज n टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन याद है आप लोगों को? प्लीज ये याद रखना। अब बताओ, मोमेंटम n टाइम्स बढ़ा दिया, यानी ये, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? बताओ, हाँ बताओ बताओ। ये हो जाएगा ना, इसको अगर स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको n टाइम्स बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। तो ये कितना टाइम बढ़ जाएगी? n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बताइए। इफ अ स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कहाँ पे होती है पोटेंशियल? m इंटू जी इंटू एच, यानी अगर आप मैक्सिमम पे लेके जाओगे तब जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। चलिए बढ़िया है भाई, आगे बताइए। वही वाला, सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, P इज इक्वल टू 2m k। इससे क्वेश्चन आता ही है भाई, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, आपको इस तरह का रेशो देता है, कैसे करेंगे? टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन रेशो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशो ऑफ देयर मासेस। तो यानी आपने देखो यहाँ पे P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1 ke अपॉन 2m2 ke, यही है, कट गया, ये बराबर है, बोला है ना उसने इक्वल, तो 1/1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4/1। क्या होगा इसका आंसर? ये फॉर्मूला कर लेना अच्छे से, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये फॉर्मूला याद रख लेना, वही है सेम। ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? आता है ना मोमेंटम कंजर्व करवाना। गन का मास, गन की वेलोसिटी, प्लस बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल्स टू गन का फाइनल मास, गन की फाइनल वेलोसिटी। देखो देखो आपको क्या बोल रहा है, अ गन हैज फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, कन्वर्ट कर लेना यूनिट। तो क्या करोगे? सबसे पहले इनिशियल बुलेट का क्या हो जाएगा? इनटू 30 प्लस गन तो रेस्ट पे रहेगी तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो गन का मास ले लेते हैं हम कैपिटल M, इनटू इसकी वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। बुलेट तो बाद में रेस्ट पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? यही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? कर लोगे इस तरह से क्वेश्चन? ठीक है, आगे बताइए। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो पता ही होगा तुम्हें। और इन इलास्टिक में क्या होता है? यस, एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखो, ये पूछता है। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब दो मासेस क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, तो v1 u1 u2 वेलोसिटी है, और जब वो टकराने के बाद दूर दूर जाएंगे तो v1 v2 है। तो क्या लिखेंगे? v1 v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। आपको याद ये रखना है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है और इन इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 0 होती है। लिखो, फॉर इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 और इन इलास्टिक के लिए 0 हो जाती है, बस ये याद रखना, ठीक है। और इलास्टिक में दोनों कांस्टेंट होते हैं, कहाँ है ये?
द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व इन एन इलास्टिक कोलिजन, क्या होगा? एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय, कैसे बताओ? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो सब कुछ उड़ता रहता ना, तो कैसे एटमॉस्फेयर हेल्ड हो रहा है, किससे? कहाँ है क्वेश्चन दे रहा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है? ओनली अट्रैक्टिव है, दोनों? और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों, क्योंकि चार्जेस अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है? चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, चलो बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन सम ऑफ मासेस, इस पे भी करती है, इस पे भी करती है, इस पे भी करती है। When a body is taken from the equator to poles its weight, क्या करेगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स पे जाते हैं तो जी बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना? क्योंकि इक्वेटर पे क्या कह रहे हो? इक्वेटर पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। हाँ, इक्वेटर पे जो जी है वो कम होता है, पोल्स पे जी ज्यादा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ इसका आंसर? नहीं, उसका रीजन ये नहीं, उसका फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि पोल्स पे कॉस थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री, तो वो जीरो हो गया, तो जी में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो आपका जी हम बोलते हैं, वैसे तो सेम ही होता है पर हम इंक्रीज बोल देते हैं उसको, ठीक है? चलो ये बताओ, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। पहले तो मुझे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का बताइए क्या होता है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, ये तो याद है सबको, ये तो पता है ना। अब सैटेलाइट में क्या होगा? जी जीरो, तो 1/0 क्या होता है? ठीक है? इफ अर्थ स्टॉप, देखो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, पढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। रिमेन्स सेम। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट इक्वेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए, बोलो भाई, सब लोग बताओ आंसर। डी, डी, which will remain same will be, ये बताओ जरा क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? A thermodynamical system change from state P1 V1 2, क्या सेम होगा बताना, बोलो बोलो, क्या होगा इसका आंसर? हीट या वर्क? आपको ये पता है स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उसमें से आपका जो हीट है ये स्टेट फंक्शन है, लिख लो यहाँ पे हीट है इसका आंसर। यानी कि वो P1 V1 और P1 V1 से P2 V2 आया तो कौन सी चीज सेम रहेगी? आपकी हीट सेम रहेगी, ठीक है? ये स्टेट फंक्शन होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, हम किस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? अ परफेक्ट गैस कंटेन्ड अ सिलेंडर केप्ट इन वैक्यूम, इफ द सिलेंडर सडनली बर्स्ट देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, बताओ क्या होगा? बताइए। कंटेनर सिलेंडर इज केप्ट इन वैक्यूम, जीरो होगा, वैक्यूम में रखा है भाई उसको, वैक्यूम यानी बाहर से कोई प्रेशर नहीं है। कह रहा है इफ द सिलेंडर सडनली बर्स्ट देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, कह रहा है टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर वॉल्यूम, बाहर तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? रिमेन्स क्या होगा इसका? कांस्टेंट। अरे यार क्या हो रहा है? अगर बाहर वैक्यूम है और सिलेंडर बर्स्ट हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हीट इज नॉट बीन एक्सचेंज इन अ बॉडी इफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज देन, आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या किस पे डिपेंड करती है? बताया था मैंने, टेम्परेचर पे, है ना? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्या होगा इसका आंसर? टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है? इंटरनल एनर्जी एक ही चीज से बढ़ती है, वो किससे बढ़ती है? टेम्परेचर से। नेक्स्ट बताइए, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कौन सी चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करती है?
टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर है इसका आंसर। आगे बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशल केस ऑफ, जल्दी बताओ। फर्स्ट लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है फर्स्ट लॉ। क्या बताया था फर्स्ट लॉ में? कि जितनी भी सिस्टम को हीट दी जाती है वो क्या करता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क करता है। ये है फर्स्ट लॉ, कि अभी भी किसी भी सिस्टम को आप अपनी कार को जब हीट देते हो फ्यूल बर्न करके, तो वो दो चीजें करता है, एक तो वर्क करेगा, गाड़ी को चलाएगा, दूसरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो नेट एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बताइए, इफ अ सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल्टा वी। तो बताओ क्या होगा? नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा इसका आंसर, ठीक है। यस, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ। ये एक्चुअली में केमिस्ट्री का आ गया है, केमिस्ट्री में अलग है थोड़ा सा, छोड़ दो इसको। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ, ये मैंने लिखवाया था तुम्हें क्लास में। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? तो बताओ, ये जीरो हो गया, तो फिर सी कितना हो गया? क्या होगा इसका आंसर? इनफाइनाइट, है ना। और उसके लिए क्या बताया था मैंने? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू ही जीरो हो जाता है, क्यू जीरो तो कितना हो जाएगा? जीरो, यानी उसके लिए स्पेसिफिक क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये बताओ, इनकरेक्ट। जल्दी बताओ भाई, सब पढ़ लिया तुम लोगों ने। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम। और वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये सही है। इसमें आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो कौन सा वाला है बताओ? एडियाबैटिक है ना, ये वाला बताओ। नेक्स्ट, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। आगे बताइए, चलो फटाफट जल्दी जल्दी ये बताओ। इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 आर मिक्स टुगेदर, देन द मिक्सचर हैज अ डेंसिटी ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? कैसे करेंगे इसको? फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं है, चलो देख लेना इसको, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है शायद टू रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू होता है इसका फॉर्मूला, मेरे को जहां तक याद है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, हाइट पे तो करेगा यार। प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेचर ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। हाँ बोलो, नेचर ऑफ द, नेचर ऑफ द लिक्विड तो करेगा ना, तभी तो डेंसिटी, डेंसिटी तो उसी की होगी ना, लिक्विड की डेंसिटी होगी। किस पे नहीं करेगा? हाइट, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे नहीं करेगा, बाकी हाइट वाइट सब पे करता है, ठीक है। उसमें आता है प्रेशर के फॉर्मूले में क्या आता है? रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच, तो वो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो उस पर डिपेंड नहीं, ये एक्चुअली में कांस्टेंट रहता है ना, इसलिए। इसका बताओ, एयर इज ब्लोन थ्रू अ होल ऑन अ क्लोज पाइप कंटेनिंग लिक्विड, देन द प्रेशर विल, क्या होगा? इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन, इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन, बताया था ना मैंने, लिक्विड सरफेस क्या करता है? चारों तरफ से इक्वल डायरेक्शन। यस, दिस इज चार्ल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ कह रही हूं। ये बताओ, a body is just floating on the surface of a liquid, the density of body is same as that of liquid, the body is slightly pushed down, what will happen to the body? It will slowly come back to its earlier position, it will remain submerged where it is left, it will sink, it will come out violently. क्या होगा? आपको देखो सवाल में ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ लिक्विड, दोनों की डेंसिटी सेम है भाई, क्या करेगा बताओ? सिंक करेगा क्या? सिंक तो नहीं करेगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। इट विल कम आउट वायलेंटली, देखो, इट विल स्लोली कम बैक टू इट्स अर्लियर पोजीशन, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी और सी तो नहीं होंगे, ए और डी में से बताओ, धीरे धीरे आएगा
क्यों पुश करके डाला है? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा स्लाइटली पुश, हाँ तो कैसे आएगा? डी होगा इसका आंसर। दोनों की डेंसिटी क्या है आपकी? सेम है। टू पीसेस ऑफ मेटल व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड हैव इक्वल अपथ्रस्ट ऑन देम, देन बताओ। both pieces must have equal weight, both pieces must have equal density, both pieces must have equal volume, both are floating with same depth. क्या है इसका आंसर? ठीक है, अब थ्रस्ट क्या होता है? m इंटू जी, m इंटू जी, तो g तो दोनों का सेम होगा, m क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आप देख लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बताओ क्या होगा? बताओ। बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वेट, इक्वल वेट होंगे, इक्वल वेट होने, देखो अगर आप m लोगे तो m क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो दोनों के डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो फिर आप ये तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा इसका फिर आंसर? इसका आंसर क्या लेना पड़ेगा? बोथ हैव मस्ट हैव इक्वल वेट। हाँ तो वही है ना, बात तो वही है, ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम सेम होने पड़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन यार इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। ये वाला बताओ, एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ देखो जरा ये वाला क्वेश्चन। टू सॉलिड्स A and B float in water. It is observed that A floats with half of its body immersed in water and B floats with 1/4 of its volume above the water level. The ratio of density of A to that of B. कैसे निकालोगे? दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकालना है। बताओ बताओ। दोनों वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका सब जगह काम आ जाएगा। आपको रिलेटिव डेंसिटी भी पूछता है या बोलता है दोनों की डेंसिटी का रेशियो बताओ, ऐसे भी पूछता है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड जी सॉलिड का, तो खैर कैंसिल ही हो जाएंगे, ये तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। आप सीधा लिख सकते हो, इसको याद रख लेना, यही पेपर में पूछता है डेंसिटी के रेशियो, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें तुम क्या करोगे? ये जो दे रखा है ना यहाँ पे, इसी को पहले इसके साथ करना, लिक्विड के साथ, यानी वाटर है, फिर इसी को इसी लिक्विड के साथ करना। तो ये राइट, ये वाला जो पोर्शन है आपका राइट हैंड साइड, वो दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप दोनों के, इन दोनों को क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? ऐसे कर सकते हो आप। A float with 1/2 of its body immersed in water, तो क्या लोगे? Of its volume above the water level, 1/4 of its volume above the water level, ठीक है। देखो A जो है इसका 1/2 क्या है आपका? उसके अंदर है, और जो B है उसका 1/4 ऊपर है, तो अंदर कितना होगा? 1 माइनस 1/4 कितना हुआ? कितना? 3/4, 3/4। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? ऐसे ले सकते हो, ये इसी को ले लो, ये ले लो A की और ये ले लो B की, क्योंकि ये वाला तो दोनों का सेम है ना। यहाँ देखो सामने, A के लिए भी ये वाला पोर्शन और B के लिए भी ये वाला पोर्शन सेम है, क्योंकि लिक्विड क्या है? वाटर है, तो ये दोनों क्या है? उसके लिए सेम है। तो आप क्या कर सकते हो? ये A और B के लिए बना सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ये A और B के लिए बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर मान लो मैंने लिखा A अपॉन B, ठीक है, और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? तो कैसे लिखोगे? A अपॉन B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A। इसको नोट करो, चलो लिखो इसे। डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A। लिखो इसे, लिखो ये कौन से वॉल्यूम है जो इमर्ज्ड है, ठीक है। पहले वाले का कितना है? 1/2, और दूसरे का कितना है? 1/4 ऊपर है भाई, तो अंदर कितना होगा? 1 माइनस 1/4। हाँ लिखो, इसको लिख लो।
डेंसिटी वाले सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। आपको ज्यादातर पेपर में यही पूछेगा कि वाटर से उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम नीचे कितना ऊपर है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये वाला, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लिखो इसको, इस फॉर्मूले को लिखो सब लोग। फ्लोटिंग से क्वेश्चन आएगा डेंसिटी वाला, इसी को यूज कर लेना। A large ship can float but a steel needle sinks because of क्या? डेंसिटी। क्या होगा? लार्ज शिप जो है वो फ्लोट कर सकती है स्टील नीडल। सरफेस टेंशन क्या होता है? एरिया बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। An application of Bernoulli equation of what fluid is found in, क्या होगा? C. डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन होगा क्या? हाँ हाँ, क्या होगा बताओ? देखो, जो बर्नौली थ्योरम होता है वो डायनेमिक फ्लूइड पे लगता है, यानी फ्लूइड जब मोशन में होता है। तो आप देख लो फिर कौन सा होगा। ये इसी का एप्लीकेशन है, बर्नौली का एप्लीकेशन है। एक वेंचुरी मीटर होता है और एक कैपिलरी। लिख लो इसको। हाँ हाँ, डायनेमिक। अरे तो वो डिपेंड करेगा ना कि फ्लूइड कैसे बह रहा है। हम तो जनरली ये वाले फ्लूइड के बारे में, क्या होगा? कौन सा? फ्लो। हाँ हाँ, फ्लो डायनेमिक होना चाहिए। लिखो, हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा इसका आंसर। हाइड्रोलिक प्रेशर में हम ऐसा फ्लो नहीं लेते हैं। हाँ लिखो इसको, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन लिखो। एक है वेंचुरी मीटर और एक है आपका ये वाला कैपिलरी राइज। विस्कोसिटी मीटर जो ये होता है, आपके जो भी लिक्विड्स होते हैं ना, जिनकी विस्कस, जो विस्कस टाइप के होते हैं, उनकी विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सिंपल वो है क्या? अच्छा, विस्कोसिटी वो कौन सा है यार? वो उसका लॉ रेनॉल्ड्स नंबर लेते हैं ना हम लोग, रेनॉल्ड्स नंबर, उसी से रिलेटेड होता है। मतलब कोई तो फ्लो के लिए तो है विस्को, तो विस्कस लिक्विड में फ्लो ही तो होता है। कौन कौन से फ्लो होते हैं? स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और लेमिनार। हाँ, लेमिनार फ्लो क्या होता है? जिसमें हमें पार्टिकल्स हमें स्टिल दिखाई देते हैं। और जो आपके क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सबकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। और जो टर्बुलेंट होते हैं उसमें अलग अलग होती है। एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच बोलो इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसका आंसर? एब्सोल्यूट जीरो। आंसर बताओ यहाँ सामने। Matter ceases to exist, ice melts and water freezes, volume and pressure of a gas becomes zero. जीरो होगा। PV is equals to nRT। ठीक है, PV is equals to nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? यहीं पे आपके चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ, सारे लॉ यहीं से होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव? कहाँ होता है टेम्परेचर नेगेटिव? नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? फ़ारेनहाइट पे तो होता है भाई। किस पे नहीं होता है? सेल्सियस पे या केल्विन? केल्विन पे? किस पे होता है? अरे फ़ारेनहाइट पे नेगेटिव होता है भाई। केल्विन है इसका आंसर। हाँ, तो फ़ारेनहाइट क्यों बोल रहे हो? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2 इज एट कितना है? 32 होगा। अबे वाटर भाई, H2O क्या होता है? ये क्वेश्चन में, अरे एक सेकंड। ठीक है, कितना करोगे उसमें? 4 प्लस फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ तो हाँ, वो कन्वर्ट कर लेना। क्या है उसका फॉर्मूला? क्या होता है इसका फॉर्मूला यार? मैंने क्लास में लिखवाया था तुमको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। हाँ, जो भी है वो कर लेना। ये वाला बताओ। 540 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 540 ऑफ ग्राम ऐसे। फाइनल टेम्परेचर बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है इसका।
लिख लो ये फॉर्मूला, ठीक है। ये मिक्सचर का टेम्परेचर है, मिक्सचर का टेम्परेचर का फॉर्मूला है M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, सिंपल। लिखो फॉर्मूला। ये वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको पता है यहाँ पे हीट यूज होती है, एक होती है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इसका फॉर्मूला होता है M/L। ये सिर्फ फेज चेंज करती है, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है? टेम्परेचर चेंज करती है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 1 ग्राम आइस, सबसे पहले 1 ग्राम आइस को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0 -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लाना पड़ेगा? 0 तक। फिर 0 से कहाँ लाना पड़ेगा? 0 से 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख लो कहाँ पे स्पेसिफिक, जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ पे स्पेसिफिक लगेगा, और जहाँ फेज चेंज होगा वहाँ लेटेंट लगेगा, ठीक है। तो आप देख लेना। अब आप बोलोगे मैम यहाँ वाटर की तो देने रखी, वाटर की क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वाटर की? कितनी होती है? 4200 होती है, 4200, ठीक है, 4200 होती है। तो आप उसको वही यूज करके आप निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस आर पोर्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट द मास ऑफ द आइस दैट मेल्ट्स इज। ये भी उसी से रिलेटेड है, हाँ। 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस आर पोर्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, माइस ऑफ आइस। नहीं, फाइनल टेम्परेचर इसमें तो वही लगेगा सिंपल आपका, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड एज, क्या होता है? हाँ, उसको उसमें आप SI में बोलोगे तो उसमें ले सकते हैं, केल्विन में, ग्राम, हाँ हाँ ले सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, कौन सी होती है वो? स्पेसिफिक हीट, है ना। इसका आंसर क्या होगा? When we rub our palms they get heated but to a maximum temperature because, क्या होगा इसका आंसर? हीट इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। जितना भी हम रब करेंगे सारी हीट क्या हो जाएगी? एनवायरमेंट में लॉस हो जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस द सब्सटेंस दैट कॉजेज मोस्ट सीवियर बर्न, सी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये, जानते हो क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा होती है। आप कभी भी देखना, अगर मान लो एक हॉट एयर बैलून है या कोई वो है और एकदम से वहां से, या आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग जैसे बर्तन से वो आती है ना, भाप आती है, स्टीम आती है, आप उसके ऊपर हाथ रख दो, वो ज्यादा सीवियर होगा वाटर से। क्यों? क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका ध्यान रखना आंसर कि वाटर ज्यादा डेंजरस है या फिर स्टीम। स्टीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? बताओ क्या होगी? यहां से निकाल लो अगर आपको नहीं आता है। Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। तो C क्या हो जाएगा? Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q क्या होता है? जूल। मास क्या होता है? kg। और टेम्परेचर क्या होगा? कूलम बोल रहे हैं, हाँ कूलम बोल। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा, यही तो होगा। हाँ ले लो, केल्विन ले लो या वो ले लो, सेल्सियस ले लो, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? जूल पर। नेक्स्ट बताओ, चलो ये बताओ, अभी पढ़ा था आप लोगों ने, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ए, अर्थ स्पिनिंग। ये तो नहीं होगा SHM, क्योंकि इसमें तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? एक सेकेंड, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा? बताओ, ये बताओ। क्योंकि कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, उसी के अबाउट क्या हो रहा है? ट्रू और फ्रो मोशन हो रहा है। यहाँ पे तो बता रहा है ये स्ट्रिंग है, फिक्स है, तो फिक्स के अबाउट होना चाहिए ना, इसलिए इसका आंसर ए होगा। सी में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को
कि बॉल क्या कर रही है, बाउंस कर रही है, तो ये फिक्स पॉइंट थोड़ी है। एक्सट्रीम जो भी आपका मीन पोजीशन होगी वहां से ऊपर भी जाना चाहिए और नीचे भी जाना चाहिए, तो बॉल बाउंसिंग में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे फिक्स पॉइंट नहीं है। ये बताओ पीरियोडिक है, एसएचएम है, एसएचएम कहां से होगा, एसएचएम के लिए तो ट्रू फ्लो होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, बी, बी या ए? याद रखना एसएचएम वही होगा जहां पर एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, पीरियोडिक बट नॉट, क्या होगा, अच्छा ये कह रहे हो मोर एप्रोप्रिएट, नहीं, जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन भी है तो ये हमें बताना पड़ेगा कहाँ है। हाँ तो अपीरियोडिक मोशन लिखा होगा, अगर इसमें देखो दोनों, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, पर यहाँ पे ये भी बोल रहा है ना, इसलिए। ये बताओ, ये भी आपने किया हुआ है, बताओ ये आपने किया हुआ है, बताइए वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, जीरो हो जाती है, तो क्या होगा, मैक्सिमम मीन। एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज, क्या बताया था मैंने, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज कांस्टेंट, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ तो क्या बताओ, ऑलवेज जीरो नहीं, ऑलवेज कांस्टेंट, मैक्सिमम एट मीन, सॉरी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। सुनो मेरी बात, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, वहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, जहां वेलोसिटी मिनिमम होगी वहां पे एक्सीलरेशन मिनिमम होगा, ठीक है। जो पास आउट बच्चे हैं 12th के उनको फॉर्मूला पता होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ए ओमेगा होता है, तो ए यानी मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर है तो ही क्या होगा आपका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, वेलोसिटी जहां मैक्सिमम होगी वहां ए मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी जहां मिनिमम होगी वहां ए मिनिमम होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, मैक्सिमम एट, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है, जीरो नहीं है, मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी ब्रेक देती हूँ मैं, ब्रेक ले लेना, अभी रुक जाओ। व्हेन साउंड वेव ट्रैवल, सुनो एक सेकंड, साउंड का ना तुम लोगों को कंफ्यूजन है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी, मैं एक चीज लिखवा रही हूँ यहाँ पे, देख लो जरा, साउंड से आता है हर साल सवाल, साउंड से हर साल सवाल आता है, आप देखो जरा साउंड के बारे में, प्रॉपर्टी पता है ना सबको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड की, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, देखो यहाँ पे लिखो जरा, स्पीड ऑफ साउंड, ये जो फॉर्मूला है इसमें तुम्हें टेम्परेचर में भी कंफ्यूजन हो रही है और उसमें भी, तो यहाँ पे देख लो जरा, ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, ये क्या चीज है, डेंसिटी, क्या चीज है ये, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा, टीवी क्या होता है, तो यहां से देखो ना फिर आप, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है, अगर सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखना, तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, ये फॉर्मूला है। क्या बोल रहे हो, नहीं लगाया मैंने, गामा है वो तो मॉड्यूलस है उसका, एडियाबैटिक कंडीशन में। सुनो मेरी बात, ह्यूमिडिटी की बात करें अगर, तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर ज्यादा बनता है, और तो वाटर वेपर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो स्पीड क्या करेगी, देखो जरा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो स्पीड बोलो इंक्रीज करेगी, ध्यान रखना, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा बढ़ेगा, वाटर वेपर की डेंसिटी कम होती है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, उनकी डेंसिटी अगर कम होगी तो साउंड की स्पीड बोलो बढ़ेगी, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर घटने से घटती है, उसके अलावा आपका देख लो बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई। हाँ ये बताओ,
साउंड अगर ट्रेवल करती है एयर से वाटर में तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? ये मैं बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, ठीक है ना। और साउंड में कहा क्या होती है? पिच। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका बताओ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम स्टील में, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, हाँ बोलो क्या होगा इसका आंसर? अभी तो बताया। ये वाला क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ये लिखा हुआ है जो इको वाला। इको से क्या करते हैं? ट्वाइस कर देते हैं हम लोग डिस्टेंस। साउंड एक बार गई फिर वापस आई तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? 2d। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो लगा लेना यहाँ पे। टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड एंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका आंसर? क्या यार इस पे कुछ फॉर्मूला है क्या? ये आता है किसी को? टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड डबल्स हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस। बताओ, देख लेना। ये मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। टाइप ऑफ वेव्स दैट कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड्स। बोथ है इसका आंसर यार। आप बताओ ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। क्या एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉक्स में, पढ़ा आपने क्वेश्चन? रॉक में जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है? एज इन लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? बोथ। तो ये लिख लेना, रॉक क्या सॉलिड है, ये इंपॉर्टेंट है। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, कौन सी है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ये जा रही है वेव और पार्टिकल कैसे कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, वाटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, वेव्स आर ट्रांसवर्स, ठीक है। ये लिख लेना। बोथ नहीं होगा, नहीं नहीं, वाटर ट्रांसवर्स है। साउंड ट्रेवल इन रॉक्स इन फॉर्म ऑफ, यही वाला बोल रही थी मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी वो ट्रांसवर्स नहीं होगी। बताओ कौन सी होगी फिर? बोलो। साउंड वेव। नेक्स्ट बताओ, सोनार इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर मीडियम? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एट नाइट ड्यू टू, देखो साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यस, अभी तो बताया था इनवर्सली है ना, इनवर्सली है ना। तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। यस। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा करते हैं उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, बताओ नॉन ओमिक। आंसर दो फटाफट। नॉन ओमिक बताइए। डायोड। डायोड इज नॉन ओमिक, यस। नॉन लीनियर होता भाई डायोड। सेमीकंडक्टर डिवाइस है डायोड। ये क्या है? डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस। कोई बताएगा डायोड का यूज क्या है? डायोड किसकी तरह यूज करता है? पीछे लास्ट बेंच। डायोड का यूज बताओ। डायोड, डायोड, डायोड क्या होता है? डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, और एज अ रेक्टिफायर यूज होता है पीएन जंक्शन, ठीक है। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बताओ। डायरेक्टली ई पे कैसे डिपेंड करता है? ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ई टाउ बाय एम। देख लो फिर कौन सा। हाँ ये तो है, वो पूछ क्या रहा है सवाल में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे होगा? नेक्स्ट बताओ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन वहां भी पहले भी किया तुम लोगों ने, बताओ। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है,
रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी वाला रिलेशन याद है तुम लोगों को? ऐसे करके कुछ होता है रिलेशन। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी का वैसे इसमें तो नहीं आएगा एग्जैक्टली, बट यहाँ रेजिस्ट नहीं, अगर हम एक सेकेंड, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है? कंडक्टर्स में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? फिर तुम गलत बोल रहे हो यार। भूल गए ग्राफ एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिए हुए? क्यों? मैंने बताया था ना, कोलिजन बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ती नहीं, अब भीड़ हो जाती है। हाँ, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है। और सेमी कंडक्टर इसमें क्या होता है, ये इंसुलेटर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। इंक्रीजेज विद लेंथ ऑफ वायर, डिक्रीज विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होगा इसका आंसर? किस पे डिपेंड करता है ये? नेचर ऑफ द ओनली मटेरियल बस, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बोल सकते हो। चलो, थ्रू अ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ, बताया था मैंने, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और कंडक्टर्स में ओनली, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये हाँ, कंडक्टर्स में क्या होता है? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होगा? इसी का होगा ना जो अभी बताया। किसका? कंडक्टर का या नॉन कंडक्टर? कंडक्टर का। तो कौन होगा? और ये जर्मेनियम नेगेटिव, सेमीकंडक्टर है ये, इनका क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्यूशन है, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताओ, चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए भाई, बताओ, किसी को ये याद है? जे क्या होता है? वेक्टर है, स्केलर है? गलत मत बोलना। वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर है, करंट डेंसिटी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है बताओ, बोलो? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यही होता है। और ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इसका उल्टा होता है ना ये, तो क्या होगा यहाँ देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है? जे के क्या है भाई? अच्छा, के यहाँ पे रो दिया हुआ है, बताओ इसने क्या लिखा हुआ है? E इज इक्वल्स टू के रो है। अब बताओ आंसर। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, क्या होगा इसका आंसर? ये E की वैल्यू क्या होगी? E J अपॉन सिग्मा। इसमें इसने किस में रिलेशन दे रखा है? इसमें सिग्मा नहीं है, रुक जाओ, क्या क्या दिया हुआ है इसने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी J और रो। ठीक है, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है? तो यहाँ सिग्मा तो है नहीं, तो हमें रो में लाना पड़ेगा, तो रो क्या होगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा, क्या होगा? ये याद रखना, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताओ, बोलो। बाकी सारे कंडक्टर है ना, हाँ ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, बताओ क्या होगा इसका आंसर? एरर पड़ा है, परसेंटेज एरर, क्या होगा इसका आंसर? कितना होगा?
क्या कह रहे हो? मैं परसेंटेज से कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा इसका आंसर? सीधा 10% इंक्रीज कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये है ना, ये है फॉर्मूला। यही तो लेते हैं खाली, तो कितना हो जाएगा? वन परसेंट बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा इसका आंसर। 1% बढ़ा ना तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 पहले से। ये वाला आपने परसेंटेज एरर में पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ये? हाँ कोई, ये वाला बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यस, कंडक्टेंस। इतना मारूंगी ना मैं ये को। क्या है मैं बार बार, क्या है मैं? तू बोल रहा है, तू तू तू, तभी तो कह रही हूँ मत बोल। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज, जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं कि बिलो एक टेम्परेचर आने पर वो क्या करते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है और करंट इनफाइनाइट हो जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ, इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा? इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये, बताओ कैसे? कैसे बताओ ना, कैसे? इस कंडीशन में क्या कांस्टेंट है बताओ? इसमें इसी को रिकास्ट कर दिया है वापस। गलत बोल रहे हो। यस, वॉल्यूम, उसी को रिकास्ट कर दिया है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा? सेम। अब यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय ए। अगर आप ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा। और दूसरा मैं आपको दोनों तरह से बता रही हूँ। अगर लेंथ के ऊपर बात हो रही है तो नीचे वॉल्यूम लेके आओ, और अगर उसके ऊपर बात हो रही है तो आप ऊपर वॉल्यूम लेके आओ। हाँ, तो क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस। इसका आंसर तो सीधा वैसे R/4 है, पर आप ये देख लेना कि अगर एक ही मटेरियल को रिकास्ट किया जाता है तो वॉल्यूम सेम होता है। अगर लेंथ के ऊपर बात हो रही है तो देखो लेंथ के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। नॉर्मली तो क्या होता है? रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम सेम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ये याद रखना, ये आता ही होगा तुम्हें। कलर कोडिंग बताया था मैंने, बीबी रॉय वाला, इसको कर लेना, ठीक है? वही वाला है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर? A strip of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 degree Kelvin. The resistance of, बताओ क्या होगा? कॉपर का क्या करेगा? इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने से, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटने से घटता है, तो क्या होगा? क्या बोला तुमने? कूल किया है ना? अरे कूल किया है भाई, तो क्या होगा इसका आंसर? अगर बोलता बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज होता, वो डिक्रीज होता है। चलो ये बताओ फटाफट आंसर, ये बच्चों वाले सवाल है। ये सीरीज है, सीरीज है, क्या होगा इसका आंसर बताओ? मैंने आपको बताया था सीरीज क्या है, 60 और 30 पैरेलल। किसी को कंफ्यूजन है कि ये सीरीज में है? मैंने क्या बोला? अगर किसी ब्रांच में करंट सेम जा रहा है तो वो सीरीज ही होता है। तो ये कितना हो गया? 60 और 60 और 30, दो का मैंने बताया शॉर्टकट। मेरी बात सुनो, अगर दो रेजिस्टेंस, सुनो, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में और बराबर है, मेरे को इसका आंसर दो। अगर 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रखे हैं और सब 10-10 ओम के हैं तो आंसर कितना होगा? बताओ। 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, 10, 1 आंसर होगा। क्या करना है? मान लो 100 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1-1 ओम के पैरेलल में, तो आंसर कितना होगा? 1/100। ठीक है? अगर 4 ओम के 2 रेजिस्टर लगे हुए पैरेलल में तो आंसर कितना होगा? 2। ये बात याद रखना, हमेशा हाफ हो जाएगा। हाँ, 2 में मतलब जितने भी लगे हुए हैं वो डिवाइड बाय उतना नंबर हो जाएगा, n टाइम्स, n टाइम डिवाइड बाय n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा?
20 आ रहा है, तो करंट कितना होगा, कितना होगा आंसर? प्लीज ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आ जाना। सीरीज पैरेलल बता चुकी हूँ, अगर करंट डिवाइड हो रही है कहीं ब्रांच में तो वो पैरेलल होता है, और अगर सेम करंट जा रही है तो वो क्या होगा, सीरीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बताओ, अभी तो बताया था क्या, बी, ये बताओ, रीडिंग बतानी है मीटर की, बताओ। पहले आप ये देखो कि सारे पैरेलल में लगे हुए, सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, सब में सेम करंट जाएगी, करंट तो सेम ही जाएगी। आप इसका टोटल करंट निकाल लो, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले ये बताओ। ये दोनों पैरेलल में है, हाँ है ना, 1 हो जाएगा, 1 इसके साथ पैरेलल में है, ये हो जाएगा। फिर ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज में, सीरीज में ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आई कितना होगा, ये आ गया करंट। अब ये 4 में डिवाइड होगा, तो अमीटर की रीडिंग भी तो वही होगी, सब में करंट डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, सीरीज और पैरेलल के अगर सवाल आते हैं पेपर में वो सबसे आसान होते हैं, बच्चे पता नहीं उन्हीं को क्यों छोड़ देते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि पैरेलल कहां पर है और सीरीज कहां पर है, बस। अर्चिता क्लियर है? ठीक है, चलो ये बता दो, ये भी आसान है, ये बताओ, सिर्फ देखना है आपको कि सीरीज है या पैरेलल और कहां पूछा है, ए और बी। हाँ बोलो, नहीं समझी, क्यों लगाना है व्हीटस्टोन ब्रिज यार, देखो ये सीरीज में है, कितना हो गया, तो सिंपल है, बीच में तो गैल्वेनोमीटर है ही नहीं ना, कितना हो गया ये 6। मिश्रा ये कितना हुआ, सीरीज है पैरेलल, ये सीरीज है पैरेलल है, जो यहां से आएगा वो यहां से आएगा, 6 ये 6 ये हो गया, और 6 यहाँ पे हो गया, 3 3 3 और 3, ये कितना हो गया 3 पैरेलल 3, तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया 3, तो ये टोटल कितना हो गया। अब आप इस देखो, इसने क्या पूछा है, ए और बी के बीच में पूछा हुआ है, तो तुम ये सारा सीरीज में मत कर देना, ए और बी को छोड़ के सब सीरीज में है, तो कितना हो गया 3 3 3, कितना हो गया 9, और उसके पैरेलल में कौन है 6। किसी को कंफ्यूजन है, ए और बी के बीच में अगर ये नहीं बोलता तो सारे ऐड हो जाते, सब सीरीज हो जाता। हाँ हाँ, जिसके अक्रॉस पूछेगा, जो भी टर्मिनल होंगे, तो क्या होगा ये, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले नहीं नहीं, ये तो एनडीए में बहुत आते हैं। हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास बहुत दिन है, ये जो पूरा पीडीएफ है इसको कम से कम तुम 2 बार भी करके चले जाओगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे इस चीज में, तो प्लीज इसको कर लेना। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताइए, सीरीज कौन पैरेलल कौन, बताओ सीरीज। अब सुनो सुनो, एक बात, एक सेकंड सुनो, इस सवाल में इसने पूछा है ए और बी के अक्रॉस निकालो, अगर ये डी और बी के अक्रॉस पूछता तो अलग हो जाता ना, तो वही मैं बोल रही हूँ, ए और किसके बीच में पूछा हुआ है, देखो जरा, यानी जो भी सॉल्व होगा वो सारा इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बताओ 6 6 6 3, फिर 3 और 3 6, और 6 और 3, देखो कितना आसान है, बस ऐसे ही करना है। अंगद क्लियर है, जिसके अक्रॉस पूछा है उसको लेना है पैरेलल में बाकियों के साथ, उन सबको एक साथ करना है। चलो ये वाला बताओ, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं और नॉर्मल भी बताती हूँ। हाँ
वैल्यू देख लो, ये इसमें दो तरह के केस है। देखो पहला, अगर सुन लो, मान लो यहां जो रेजिस्टेंस लगा है वो इससे डबल है। सुन लो भाई सब लोग, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल लगा है वो इसके डबल है तो आंसर ये होगा सीधा, अगर ये डबल है। अब इसमें ऐसा है क्या? इसमें तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें उल्टा है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, सिंपल, ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है 2 है। यहाँ पे हम इसको हटा के एक इक्विवेलेंट x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू 0। यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x निकाल लेना बस। बताइए भाई, ये क्लियर है सबको? अगर आपका हॉरिजॉन्टल वाला रेजिस्टेंस डबल होगा इसके तो आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे इसको, ये वाला जो नेटवर्क है इसके आगे एक x लगा देना और फिर इन दोनों को पैरेलल में लेना और इसके साथ ऐड कर देना और इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू 0 नहीं करना है यार, इज इक्वल्स टू क्या कर देना, x कर देना, सॉरी इज इक्वल्स टू x करना है, x 0 नहीं करना है, नहीं नहीं 0 नहीं करना है, गलती से नहीं, 0 करके नहीं होगा, x करके लेना है तभी क्वाड्रेटिक। हाँ क्या कह रहे हो, क्लियर है बात सबको? इसमें सुनो 99%, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा, इस बार कह रही हूँ, अगर मान लो आता है तो क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बता रही हूँ कौन कैसा क्वेश्चन आएगा। ये डबल होगा इसके, ये अगर 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 5 होगा तो ये 10 होगा, आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर है सबको? उससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा ये, क्योंकि फिर ये थोड़ा लेवल इसका ज्यादा हो जाता है और फिर इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। चलो ये वाला बताओ, बताइए ये वाला। ये सीरीज कितना हो गया, ये 18 18 6 पैरेलल। देखो दो वाले जब पैरेलल होंगे ऐसे ही करना, अगर तुम ये 1 अपॉन ये सब करोगे ना बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी यही करना। उसके बाद 6 और 18 ये हो गया, और ये दोनों कैसे हो गए फिर, सीरीज में हो गए तीनों तीनों, ये तीनों इसके साथ कितना हो गया, ये 9/2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0.5, ये सारे क्या हो जाएंगे सीरीज में। फिर I इक्वल्स टू V अपॉन R निकालें। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, अभी समझाया था मैंने, जल्दी फटाफट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। कितने लगा रखे हैं, 100 लगा रखे हैं, 10 लगा रखे हैं, अच्छा 10 लगा रखे हैं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, जितने भी लगा रखे हैं डिवाइड बाय उतना कर देना, ठीक है। अगर ये कहता R की वैल्यू 100 है तो कितना आंसर होता, R/100, अरे R की वैल्यू 100 है भाई, 100 ओम, तो क्या होता है इसका आंसर 10। हाँ 100 लगाएंगे तो अलग है। ये बताओ, पैरेलल में लगा रखे 3, वही सीरीज। ठीक है, 3 resistance each of 1 ohm are joined in parallel, 3 such combination are put in series, then result सबका बताना है। तो 1/3 और प्लस 1 ohm है भाई, 1/3 प्लस 3। हाँ ये बताइए, ये मैंने करवाया हुआ है पहले। क्या ये बात क्या कह रहे हो, अच्छा ये वाला, (1/3) और
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे सुन लो मेरी बात, मेरे हिसाब से ये है कि 1/3 आंसर आ रहा है, उसके बाद ये जो 1/3 आया कह रहा है 3 इसी तरह के सीरीज में लगाए हैं, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? पहले 1/3 आएगा, उन्हीं 1/3 को सीरीज में लगाया 3, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका बताओ यार, ये वाला बताओ। क्या बताया था मैंने? इसमें क्या करना है, देखो ये प्लेन वायर है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। अब देखो जरा, एल और एम के बीच में कौन है? आर है, नहीं है? एम और एन के बीच में कौन है? आर। और एन और जेड के बीच में कहाँ है भाई? अच्छा नहीं, देखो यहाँ पे एम है तो यहाँ पे भी एम होगा। अरे सामने देखो भाई सब लोग, अगर यहाँ पे एम पॉइंट है तो यहाँ पे भी एम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल सेम होगा सबका। यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी क्या होगा? एल होगा।